हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 3 अपने क्लास 12th के सिलेबस का। ठीक है बच्चों। और इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें आज की क्लास में बात होगी बच्चा लेक्चर नंबर 2 की। ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या बातें करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज की क्लास में बात होने वाली है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या जिसको आप रेजिस्टिविटी भी कहते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंथ एंड एरिया। फिर उसके बाद हम इसी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करेंगे। फिर हम लोग बात करने लग जाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी? लास्ट क्लास में बच्चों हमने बेसिक चीजों के बारे में बात किया था। सबसे पहले हमने सीखा था इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके यूनिट को देखा था। ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा था भैया करंट डेंसिटी क्या होती है। फिर हमने देखा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। फिर हमने ओम्स लॉ को सीखा था। तो वो सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों सीखने के बाद आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो होती है वो मेरे प्यारे बच्चों मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बच्चा, क्या होती है? मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसको आप रेजिस्टिविटी कह रहे हो, वो मेरे प्यारे बच्चों मटेरियल के शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है। वो बस दो बातों पे डिपेंड करता है कि वो सबस्टेंस क्या है, मतलब उसके मटेरियल पे। और मेरे प्यारे बच्चों वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है। जैसे मान लो ये कुछ उसी जैसा है, जैसे मान लो हमने कहा कि डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मेरे प्यारे बच्चों फिक्स है। बात समझ में आई? अब चाहे आप एक बूंद वाटर की बात करो, चाहे आप पूरे तालाब की बात करो, आप एक गिलास वाटर की बात करो, वो फिक्स है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों उसी टाइप से अगर हमारे पास कोई वायर है, मान लो वो कॉपर का बना हुआ, तो अगर आप 1 सेंटीमीटर वायर की बात करते हैं, 1 मीटर की वायर बात करते हैं, या 100 किलोमीटर उसी वायर की बात करो, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी उन सभी की। 1 सेंटीमीटर की, 1 मीटर की, या 100 किलोमीटर की, मेरे प्यारे बच्चों जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। ठीक है। बस मटेरियल नहीं चेंज होना चाहिए और टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए। बात समझ में आई? तो चलिए पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों रेजिस्टिविटी के बारे में। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जिसको रो से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी दैट मेजर्स द इंट्रिंसिक अपोजिशन टू करंट फ्लो इन अ मटेरियल। ठीक है। बात समझ में आई? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। बात समझ में आ रही? हाँ जी। इट इज डिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट शेप। इट इज इंडिपेंडेंट, सॉरी, it is independent of the object shapes, size, and is only dependent on the material and temperature. बात समझ में आई कि ये जिस भी कंडक्टर की आप बात कर रहे हो, उस कंडक्टर के शेप साइज से उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको बस लेना देना है कि किस मटेरियल का बना हुआ है, और मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है। चलिए, अब आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, तो आपको मेरे प्यारे बच्चों ये डिफिनेशन लिखना है। क्या? कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई एंड करंट डेंसिटी जे एट एनी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और इसको मेरे प्यारे बच्चों रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? रो से। उसका साइन वो है, और हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू ई बाई जे के। रो इज इक्वल्स टू ई बाई जे के। ठीक बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है जी। अब इसी फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्मूले के हिसाब से हम लिखना चाहते हैं। ठीक है। और इसके यूनिट को हम लोग बताएंगे, इसके डायमेंशन को बताएंगे। ठीक है बच्चा। तो चलो, तो अगर मान लो
if the area of cross section of conductor is A and length is small l and current flowing in it after applying the potential difference V at the ends of conductor is I, तो मेरे प्यारे बच्चों E इक्वल्स टू V बाई L होता है और J इक्वल्स टू I बाई J होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग इसी रो के फॉर्मूले में जो E बाई J था, इसी फॉर्मूले में इन दोनों लोगों को रखेंगे और एक फॉर्मूला हम लोग बनाना चाहते हैं। तो इसका हो गया V बाई L, J का होगा मेरे प्यारे बच्चों I बाई A। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा V इंटू A और हमारे पास L इंटू I के बराबर। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं, बात समझ में आ रही। अब इसी फॉर्मूले में आप बताओ, इसी फॉर्मूले में आप बताओ कि हमारे पास है रो, V है, I है, A है और L है, A है और L है। अब आपको दिख रहा होगा कि सर ये V बाई I को अगर मैं R लिख दूं, रेजिस्टेंस, जो कि हमने लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 1 में सीखा था, तो ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रो इज इक्वल्स टू आर एल बाई ए के। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से मेरे प्यारे बच्चों हम रेजिस्टेंस को भी लिखते हैं ऐसा, रो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक बात, हमने रो का फॉर्मूला तो ये बना दिया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जितने लोग हैं, चाहे ए हो चाहे एल हो, यानी कि एरिया और लेंथ पर रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। कौन डिपेंड करता है? केवल और केवल आर डिपेंड करता है। ये मेरे प्यारे बच्चों मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रजिस्टिविटी। बात समझ में आई? यानी कि अगर मान लो 1 मीटर वायर है और 100 किलोमीटर वायर है, तो 1 मीटर वायर और 100 किलोमीटर वायर में बच्चा रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। लेकिन अगर मटेरियल सेम है, मान लो एक हमने वायर मार्केट से लिया, उसी वायर का कट निकाल लिया 1 मीटर का, उसी वायर का हमने फैला दिया 100 किलोमीटर का। ठीक है, तो वही 1 मीटर और 100 किलोमीटर दो अलग अलग वायर हमारे पास है, तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, लेकिन दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में आई? यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो है एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। ये मटेरियल और मेरे प्यारे बच्चों टेम्परेचर पे केवल डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब याद करो लेक्चर नंबर 1 जब हमने आर को इतना लिखा था, ml बाई ANE स्क्वायर इंटू टाउ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों जहां आर था वही मैंने डाल दिया है, देख पा रहे हो आप लोग? आर की जगह पे हमने ml बाई ANE स्क्वायर इंटू टाउ, तो आपको दिख रहा है ए से एक कट्टी पिट्टी हो जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा MNE स्क्वायर इंटू टाउ। बात समझ में आ रही है? और एल से एल भी कट गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रो है, यही मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया चीज है कि रो हमारे पास क्या है, m बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक है, एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, जहां m बच्चों क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, e क्या है उसका चार्ज, और टाउ क्या है मेरे प्यारे बच्चों रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सब कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये, तो इसलिए ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि उसके लेंथ, ना तो उसके एरिया पर। ठीक है, तो इसका बच्चों यूनिट के बारे में बात करें हम लोग, तो जो हमारे पास फॉर्मूला आया ना, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल, यही तो फॉर्मूला था, आप देख लीजिए, है ना? तो इस फॉर्मूले से हम लोग बच्चे इसके यूनिट की बात करते हैं, तो रो का यूनिट हो जाएगा क्या, आर का ओम हो गया, ए का मीटर स्क्वायर और इसका मीटर नीचे हो जाएगा, है ना? तो आपको दिख रहा है इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चा। इसका डायमेंशन भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, आर का डायमेंशन, उसके बाद एल से उसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास इसका डायमेंशन ये हो जाएगा। और ये बातें मेरे प्यारे बच्चों के सामने लिखी गई हैं साफ साफ कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, केवल
मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे, बाकी किसी और बात पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले अभी तक हमने सीख लिए। मैंने कहा है पहले लेक्चर में ही कि इस वाले चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं छोटे मोटे। ठीक है, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल, वहां से आप आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए लिख सकते हो। रो की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं और इस वाले फॉर्मूले से अभी आगे बात होगी कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है और कैसे कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो अब हम बात करने लग गए, एक अलग हमारे पास क्वांटिटी आई जिसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम जनरली कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को या रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, इसको मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा से हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ के। बात समझ में आई? तो छोटा सा हमारे पास डिफिनीशन है लेकिन बड़े खाम का है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके यूनिट्स को आप याद रखेंगे तो ओम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा इसका यूनिट हो जाएगा। इसके यूनिट को एक तरीके से और हम लोग लिखते हैं, वो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा गया है। अभी मैं इस फॉर्मूले पे बात कर लूंगा, पहले आप इसकी बात कर लीजिए। यूनिट क्या हो जाएगा, देखो रो का यूनिट क्या था, ओम मीटर था, और जो सिग्मा कंडक्टिविटी है वो 1/ρ के बराबर। तो इसका यूनिट भी तो बच्चे बदल जाएगा, तो सिग्मा का यूनिट हो जाएगा ओम का इनवर्स और मीटर का इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं साइमन पर मीटर। ठीक है, तो ये जो आपके पास यूनिट है ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कि निम्न में से, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से किसका मात्रक साइमन पर मीटर है, तो आप कहेंगे कि ये है बच्चों कंडक्टिविटी का मात्रक यानी कि यूनिट। ठीक है, और बार बार वही कि भैया इसका डायमेंशन भी आपको याद होना चाहिए, तो जो हमारे पास रो का डायमेंशन था जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूले में हमने देखा कि सिग्मा को हमने कहा 1/ρ, रो को हम लोग बच्चे E/J करें तो इसको J/E कह सकते हो, सिंपल सी बात है। अरे बोलोगे, हम कहेंगे हाँ। ठीक है, अगर हमने बात मान लो ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो उसका फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा L/R। तो मतलब अलग अलग फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को बच्चे इधर उधर तोड़ मरोड़ के बनाने जानना चाहिए आपको। ठीक है, इसके यूनिट की बात हो गई। अब एक क्वेश्चन हो जाए, है ना, अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं किया तो एक क्वेश्चन हो जाए। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार पढ़िए। कह रहा है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू सेम टाइप ऑफ कंडक्टिंग वायर इज 1:2। लेंथ का रेशियो मतलब L1:L2 दे दिया आपको, 2:1 है। ठीक है, अगर मान लो एक 100 मीटर है तो दूसरा क्या है, 200 मीटर है, ऐसे है। ठीक है, तो देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का रेशियो यानी कि ρ1:ρ2 आपसे पूछ रहा है। चलो फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, रो इज इक्वल्स टू होता है RA/L का। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है। अब बच्चों के दिमाग में यही फॉर्मूला घूमता है, लेकिन ये बातें नहीं घूमती हैं कि बार बार मैंने जोर दे करके कहा है कि रेजिस्टिविटी ना तो ए पर डिपेंड करती है ना तो एल पे डिपेंड करती है, ये मटेरियल के नेचर और मेरे प्यारे बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मटेरियल तो सेम हुआ ना, देख कह रहा है यहाँ पे क्या दिया, टू सेम टाइप ऑफ कंडक्टिंग वायर, सेम टाइप मतलब सेम मटेरियल है। ठीक है, तो अगर सेम मटेरियल है तो आपको पता है कि ρ1 और ρ2 बच्चे क्या होंगे, बराबर होंगे, चाहे भले से वो कितने भी लेंथ का हो। हमने बता दिया पहले से कि 1 मीटर 200 किलोमीटर अगर हो तब भी उन दोनों का रजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन मटेरियल सेम होना चाहिए। तो रेशियो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1:1, दोनों बराबर है तो 1:1 अपने पास आंसर होगा। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, अरे बोलोगे, अरे बोलोगे?
ठीक है बच्चों, तो ये है। अब ऐसा ही क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा आपको मेरे प्यारे बच्चों पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी हम लोग उसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे, हेडिंग डाल करके कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है और कैसे कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आ गया हमारे पास हेडिंग क्या, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंथ एंड एरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने ये फॉर्मूला लिखा ना कि रो इज इक्वल्स टू दिस है तो आर इज इक्वल्स टू दिस। अब इस फॉर्मूले से जो रेजिस्टेंस है एल पे भी डिपेंड कर रहा है और रो पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि किसी मटेरियल का ये तो फिक्स हो गया, रो तो फिक्स हो गया। ठीक है, तो यानी कि जो आर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। बात समझ में आई? इसका मतलब अगर मान लो कोई सेम टाइप का हम मान लो वायर लेते हैं, मान लो तांबे यानी कापर का हमारे पास एक वायर है, हमने लिया और उसके 1 मीटर वायर को काटा और उसके 100 मीटर वायर को काट दिया, तो 1 मीटर और 100 मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा और जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम होगी। तो अब किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? तो यहाँ पे लिख रहा है भैया कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो जिसका लेंथ ज्यादा उसका मेरे प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया के हिसाब से क्या है, एरिया कह रहा है कि भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक बच्चे, यानी कि उसके मोटाई से मतलब है कितना कितना मोटा वायर है। ठीक है, एरिया मतलब उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मतलब है। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक कंडक्टर ले लिया, यहाँ पे ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको हम ए लिखते हैं, ये हमारे पास लेंथ है, तो रेजिस्टिविटी हमारे पास ये है, फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक बच्चा, और इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको हम आर लिखते हैं। कितनी बात समझ में आती है? तो अब बच्चे चलो हम लोग अलग अलग कंडीशन लगाएंगे और देखेंगे कि एरिया से और लेंथ से जो रेजिस्टेंस है कैसे कैसे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट, इफ बोथ एल एंड ए आर वेरिएबल, है ना। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा आपसे कि भैया पहले मान लो उसका रेजिस्टेंस इतना है, अब उसके लेंथ को ये कर दिया जाए, उसके एरिया को ऐसे कर दिया जाए, मतलब जब दोनों वेरी करेंगे, एरिया और एल दोनों जब वेरी करेंगे तब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? तो आपको पता है ना कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो ये R1 क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा L1 बाई A1 और इनटू जब हम R2 भी करेंगे, चाहे R2 को मान लो अलग में रखूंगा। ठीक है, यहाँ पे रो लिख ही लो, क्यों दिक्कत कर रहे हैं, समझा देता हूं आपको। R1 क्या हो जाएगा? रो L1 बाई A1, मटेरियल सेम है, R2 रो L2 बाई A2। ठीक है, तो अब मेरे पैर अगर मैं निकालू इनका रेशियो, तो रेशियो निकालोगे तो रो से रो कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बात समझ में आई? जब दोनों वेरी करेंगे तो। अच्छा, अगला पॉइंट, इफ अ कंडक्टिंग वायर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स, और ऐसा बच्चों हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कि कोई वायर है इसको खींच करके 2 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तब मेरे प्यारे बच्चों इसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन होगा कि इफ अ कंडक्टिंग वायर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, तब मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला ऐसा है। बात समझ में आई? अब ये कैसे हुआ है तो आ जाओ उसको समझते हैं। आ जाओ, देख फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है जी, है ना बच्चे। केवल लेंथ चेंज हो रहा है। ठीक है, लेंथ के बारे में उसने जानकारी दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लो जब लेंथ के बारे में कहा तो हमको पता है चाहे उसको खींचोगे चाहे कुछ भी करोगे तो एक बात तो तय है भैया कि उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहना है। बात समझ में आई? अगर वही वायर है मेरे प्यारे बच्चों, उस वायर को आप स्ट्रेच करो तो जाहिर सी बात है उसका जो एरिया है कम तो होगा ही, लेकिन एरिया के बारे में डेटा नहीं दिया है तो एक बात तो आपको पता है कि वॉल्यूम फिक्स होगा। तो आप क्या करो, एरिया के बारे में जब कुछ नहीं कहता है तो आप
इसको वॉल्यूम बनाओ। वॉल्यूम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, आप कहेंगे नहीं। तो अब हमारे पास आर क्या हो जाएगा, रो तो हटा दो, ये हो गया ऊपर एल स्क्वायर और ये हो गया ए इंटू एल। अब बताओ अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है बच्चों, एल है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ए इंटू एल क्या हो जाएगा, क्या ए इंटू एल इसका वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये तो भैया वॉल्यूम बन गया। अब इसका मतलब कि जो आर वाला हमारे पास फॉर्मूला है उसमें रो तो फिक्स है और वी भी फिक्स हो गया। अब बचा क्या, केवल एल स्क्वायर। तो यहां से हम कहेंगे कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है जब हम उसको एन टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, स्ट्रेच करके, खींच करके, ठीक है। तो वही फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बनाया गया है। बात समझ में आई। उसी प्रकार से कभी कभी बच्चों एरिया के हिसाब से कहता है कि उसका एरिया एन टाइम्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हम उसके एरिया को भी काम में तमाम कर देते हैं। कैसे, आ जाओ इसको भी सिखा दूं आपको, आ जाओ सीख लो, सीखना जरूरी है। जैसे फॉर्मूला अब क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब एरिया के बारे में उसने कहा कि उसकी रेडियस इतनी से इतना गुना हो गया, है ना, या मान लो उसका क्षेत्रफल इतने टाइम्स हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया के बारे में जब कहेगा तो आपको एल के लिए वॉल्यूम बनाना, तो आप क्या करोगे, ए से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बस सिंपल सी बात है, रो ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया और नीचे क्या हो गया, एरिया का स्क्वायर। तो अब मेरे प्यारे बच्चों क्या दिख रहा है कि जो आर है वो ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा, A2 बाई A1 का होल स्क्वायर। समझ पाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसी को मेरे प्यारे बच्चे, इसी को हम लोग एक और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे हम लोग एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि इफ कंडक्टिंग वायर इज स्ट्रेच एन टाइम्स इट्स इनिशियल लेंथ। तो मेरे प्यारे बच्चों वो जो आता है वो आता है R2 इक्वल्स टू एन स्क्वायर R1 के बराबर, एन स्क्वायर R1 के बराबर, ठीक है। तो इसी का ये जो हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसको आप आराम आराम से करोगे, L1 ये हो गया, L2 हो गया फलाना, उसको आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले से समझ सकते हो कि R2 इक्वल्स टू एन का स्क्वायर इंटू R1, जहां पे n क्या है, जैसे मान लो कहेगा 2 गुना हो गया तो n बराबर 2, मान लो 4 गुना हो गया तो कहेंगे n बराबर 4, ठीक है। 4 टाइम्स n बराबर 4, डबल तो n बराबर 2। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे लिए, क्वेश्चन से समझ पाएंगे इस चीज को, आ जाइए। कह रहा है इफ अ मेटालिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 40 ohms इज स्ट्रेच एंड इट्स लेंथ इज डबल, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है बच्चा, तो देख पहले मतलब R1 कितना है, 40 ohms है ना। हमसे R2 पूछा जा रहा है और n की वैल्यू कह रहा है डबल, यानी कि 2 गुनी हो गई। तो अगर मैं डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज करूं ये वाला, तो R2 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर R2 हमारे पास फॉर्मूला है n स्क्वायर R1 के, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हमेशा आप यूज करेंगे। बात समझ में आई। तो R2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू R1 कितना है 40, यानी कि R2 हमको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों ये 4 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो R2 हो जाएगा 160 ओम। कितना हो गया बच्चों, R2 हो गया हमारे पास 160 ओम का, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, 160 ओम है। कर ले जाओगे, बोलो कर ले जाओगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं कि मेरे कहने से आप इस वाले फॉर्मूले पे करना, ठीक है। जो हमने कहा कि जैसे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो उसकी लेंथ को मेरे प्यारे बच्चों उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो क्या कर दिया बच्चों, डबल कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला कि R1 बाई R2 इक्वल्स टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो L1 L था हमारे पास, L2 2L हो गया। चलो मैं कर देता हूं आपके सामने ही दूसरे मेथड से। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट मेथड था,
जो कि आसान तरीके से हो गया। ठीक है, अब इसी के लिए हम लोग सेकेंड मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड, तो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लू मैं कि R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। तो पहले मान लो L1 था, अब 2L1 हो गया ना, L2 क्या हो गया, 2L1, दो गुना कह रहा है। तो R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू L1, तो L1 ही है, लेकिन L2 क्या है, 2L1 हो गया, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि भैया L1 से L1 तो कट्टी पिट्टी हो गया, R1 बाई R2 क्या हो गया बच्चों, 1/4, दो का स्क्वायर हो जाएगा। तो R2 क्या हो गया, यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 इज इक्वल्स टू 4R1 के। ठीक है, तो फिर से डायरेक्ट आप वहीं पहुंचे ना, 4R1, तो R2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 40, यानी कि R2 इज इक्वल्स टू 160 ओम। बोलो वही आंसर आया कि नहीं आया। तो इसलिए चाहे ऐसे आप करो चाहे सेकेंड मेथड से करो, आपकी इच्छा है, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है बच्चा लोग, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और इसी बात से हम लोग कहेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये है ना। अब अलग अलग मटेरियल के लिए हम लोग बात करेंगे, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, एक अदर मटेरियल है जिसका नाम है सेमी कंडक्टर, जिसकी बात हम लोग मेरे प्यारे बच्चों लास्ट के चैप्टर में करेंगे, चैप्टर नंबर 14 में होने वाली है सेमी कंडक्टर, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, रो इज इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। जब मेरे प्यारे बच्चों हम कंडक्टर, यहां पे देखो साफ साफ लिखा गया, कंडक्टर के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो मान लो जब कंडक्टर का टेम्परेचर मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीज होता है, तो हमने जाना कि कंडक्टर में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और वो रैंडमली बच्चों क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, जैसे मतलब जो भी उनकी वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होगी, यानी कि वो अब जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे एक दूसरे से। इसका मतलब क्या हुआ कि टाउ इनका डिक्रीज हो गया। टाउ क्या हो गया मेरे बच्चों, डिक्रीज हो गया। ठीक है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो रिलैक्सेशन टाइम था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि वो जल्दी जल्दी अब कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब मेरे प्यारे बच्चों जब टाउ हमारे पास कम हो गया तो आप देखो कि रो और टाउ एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है इनवर्स, जब ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि कंडक्टर के लिए क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टिविटी मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और इसीलिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आई। तो इसीलिए एक लाइन बार बार आपके कान में जाएगी, क्या, कि जब मेरे प्यारे बच्चों किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। चलो वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज विच इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन्स, है ना, मतलब जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, यानी कि अगर मान लो 1 सेकेंड में 5 कोलिजन होता था तो अब बच्चे बढ़ जाएगा, 8 कोलिजन हो जाएगा, 9, क्योंकि जल्दी जल्दी कोलिजन कर रहा है। तो द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज एंड द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज, इस फॉर्मूले से ये बातें हो रही। ठीक बात समझ पाए, हाँ जी। सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ध्यान से समझना। फॉर्मूला हमारे पास यही है, फिर से आ जाओ, रो इज इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। जो नॉन कंडक्टर मटेरियल है बच्चे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। ठीक है, तो जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया
तो जो उसका ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होने लग जाता है। अब बच्चों हम इसको देखते हैं, ज्यादा हम इसको भाव देंगे, अब टाउ को भाव नहीं देंगे, टाउ अभी भी डिक्रीज होगा, लेकिन अब टाउ उतना यहाँ पे इफेक्टिव रोल नहीं अदा करता है जितना ये एन कर देता है। बात समझ में आई? घट तो अभी रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, ज्यादा इफेक्टिव कौन है बच्चा, ये है। बात समझ में? क्योंकि पहले तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए, वो बच्चे मोशन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए क्या होगा, इफेक्टिव ज्यादा ये है ना कि टाउ। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि जब ये बढ़ रहा है तो यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी, और इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस बात को आपको अपने दिमाग में एकदम फिट कर लेना है कि नॉन कंडक्टर या सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के बारे में कहां पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 14 हमारे पास लास्ट चैप्टर है एकदम से। तो याद रखेंगे कि सेमी कंडक्टर या नॉन कंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी घटेगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस बात को साफ साफ सुंदर सुंदर शब्दों में लिख देते हैं। On increasing the temperature of these materials, the charge density n variable increases exponentially, मतलब बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, compared to the decrease in tau. The increase in n is more, as a result their resistivity decreases. तो मेरे प्यारे बच्चों इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों हमारे पास कुछ ग्राफ शो कर रहा है, इस ग्राफ को आराम से देख लेते हैं। पहला ग्राफ है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये मेरे पास कॉपर का हमारे पास ग्राफ है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ रही है। ठीक है, कॉपर क्या है, कंडक्टर है। रेजिस्टिविटी ऑफ रो ऑफ नाइक्रोम एज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिस। तो ये मेरे प्यारे जो नाइक्रोम है ना, ये हमारे पास एक अलग टाइप का मटेरियल है। ठीक है बच्चों, जो क्या होगा, जिसका टेम्परेचर पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। ठीक है, अच्छा अगला ग्राफ है मेरे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर अ टिपिकल सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी लगातार बच्चों क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ को थोड़ा सा आप नजर मारेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों आ जाते हैं रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी कह लो, रेजिस्टेंस कह लो, दोनों बातें सेम है। अब हम रेजिस्टेंस की ही बात करेंगे इस हेडिंग में। ठीक है, आप उसी को रो के जैसा भी देख सकते हैं कि टेम्परेचर के हिसाब से कैसे ये डिपेंड करता है। तो हम रेजिस्टेंस का देखेंगे। ठीक है बच्चों, है ना, हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी के। हम लोग हमेशा रेजिस्टेंस का ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे। अब मैंने कह दिया कि रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इसी की बात हो रही है रेजिस्टेंस की। चलो, तो सबसे पहले मान लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेरे प्यारे बच्चों किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर नॉट है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों T डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस क्या है, RT है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बच्चे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा। हमने तो यही सीखा अभी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। देन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, ऐसा मेरे प्यारे बच्चों एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, मतलब जिसको आप डेल्टा आर कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि आर टी माइनस का आर नॉट, यही तो इंक्रीज हुआ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे प्यारे बच्चों इनिशियल रेजिस्टेंस यानी कि आर नॉट और टेम्परेचर डिफरेंस जिसको डेल्टा टी कहते हैं। तो यहाँ पे आर नॉट और डेल्टा टी क्या है बच्चों, T-0 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आई? अरे बोल,
एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि इंक्रीज इन टेम्परेचर उसके इनिशियल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ठीक ठीक वैसा ही जैसे कि आपने क्लास 11th में सीखा था कि जब किसी रॉड को एक्सपेंशन देखा था ना आपने, थर्मल एक्सपेंशन में, है ना, तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों हम लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे। तो वहां भी वही बात होती थी कि जो चेंज इन लेंथ है वो इनिशियल लेंथ और मेरे प्यारे बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। तो वही हालचाल यहाँ भी होने वाला है। ठीक बात है? अच्छा जी, अरे बोलोगे? हाँ जी। तो ये बातें आपके सामने यहाँ पे लिखी गई हैं, वही बातें यहाँ पे लिख दी गई कि आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू टी, क्योंकि टी माइनस जीरो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। बात समझ में आई ये लाइन? अच्छा, अब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो वहां पे इक्वल का साइन आएगा, तो वहां पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे अल्फा, और वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो where alpha is the temperature coefficient of resistance for the conductor। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी। और इसी फॉर्मूले से चीजों को मैं आगे बढ़ाऊं तो हमारे लिए एक सुंदर सा फॉर्मूला सामने आएगा। मतलब आपको दो बातें याद रखनी है, मैंने कह दिया। पहली बात कि जो इंक्रीज टेम्परेचर मतलब डेल्टा आर है वो आर नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात, डेल्टा आर टेम्परेचर डिफरेंस यानी डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्हीं दोनों बातों से सारी बातें होती हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों बातों से हम इस रिजल्ट तक पहुंचे हैं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, आर टी और आर नॉट को उधर ले जाऊंगा तो अल्फा आर नॉट टी प्लस, या इसको ऐसे लिख लो, पहले मैं इसको लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी के। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट कॉमन है, ये हो गया 1 प्लस अल्फा टी के। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बच्चों फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हमको टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस पता है तो किसी और टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हम इस फॉर्मूले से उसको बता सकते हैं। अब ये तो मेरे प्यारे बच्चों जनरल फॉर्मूला हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको दिक्कत होती है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे सीखेंगे, ये आर नॉट ठीक है, 1 प्लस अल्फा भी सीखा, टी की जगह पे मैं डेल्टा टी लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो टी था वो टी माइनस जीरो था। ठीक है, और ये डेल्टा टी क्या बच्चों, T2 माइनस T1 यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस है। और इस बात को मेरे प्यारे बच्चों को समझना पड़ेगा। हमने पहला टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा टेम्परेचर हमने T डिग्री सेल्सियस लिया, तो T माइनस जीरो क्या हो गया, डेल्टा टी ही हो गया। तो इसलिए बच्चों इस बात को आप समझिए कि ये टेम्परेचर डिफरेंस है बस। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आता है, अल्फा का फॉर्मूला आप बना सकते हैं, आर टी का फॉर्मूला आप बना सकते हैं, जो कि मेरे प्यारे बच्चों ये होता है। और यही जो हमारे पास है, अगर हम अल्फा को इतनी वैल्यू रख देते हैं, अल्फा का बच्चे वैल्यू मेटल्स के लिए इतना होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वैल्यू रख देते हैं तो हमको लास्ट में पता लग रहा है क्या, अब्सोल्यूट टेम्परेचर से T प्लस 273, आपको पता है जब केल्विन में चेंज करते हैं तो। ठीक है, तो वहां से पता लग रहा है कि जो आर टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बच्चों, कैपिटल टी के। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर के। तो आप इसको यहां से भी शो कर सकते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बाकी हमको इतने ही फॉर्मूले से मतलब है, ये दोनों फॉर्मूले, और ये दोनों क्या समझ लो, यही हमारे पास लास्ट फॉर्मूला, यही मेन फॉर्मूला है। इसको मैं मेन लिख दूं, लिख दो सर। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों इससे एक क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। तो पहले कुछ बातें हम लोग पॉइंट टू रिमेंबर में याद कर लेंगे। क्या? पहला पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर मेटल वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वही मतलब आर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी था। The resistance of conductor increases as temperature increases और resistance of semiconductor decreases as temperature increases। ठीक है, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के लिए हमने बात किया। ठीक है बच्चा लोग, चलो अब ये क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए।
पढ़ेंगे आराम से, जो डेटा दिया गया है उसको समझेंगे। क्या दिया है बच्चों? दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 10 ओम। ठीक है, तो हमारे पास मान लो T1 दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी को हम R0 कहते हैं, ये हमारे पास है 10 ओम। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू दी है 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। कह रहा है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट T इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T2 की वैल्यू ये है और हमसे RT की वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब वही R1 कह लो RT कह लो, तो मतलब R8 100 डिग्री सेल्सियस पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो चलो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? आप फॉर्मूला लगाओगे RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T लिखूंगा मैं। ठीक है ना, चलो RT क्या है? तो RT की जगह पे R100, T मतलब जिस टेम्परेचर पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो। R0 क्या बच्चों? 10 है। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है? 10⁻³ है। ठीक है, ऐसे सब कुछ रहने देते हैं। डेल्टा T की वैल्यू क्या है? और T2 माइनस T1, यानी कि 100 ही तो हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सही है, सब कुछ सही है। चलो चलो तब भैया चलो, तो R100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 1 प्लस, अच्छा बता इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻⁻1। आप कहेंगे हाँ जी। R100 10 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा बच्चे? 1/10। इसको लिख सकता हूं मैं? आप कहेंगे हाँ जी। R100 इज इक्वल टू 10, इसको क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस क्या 0.1 लिख दो, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं जी। तो ये हो जाएगा R100 इज इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा 1.1। बोल यही तो होगा। 1 प्लस 0.1 कितना होगा? 1.1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R100 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ओम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस 1 ओम बढ़ गया। 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ओम था और 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 11 ओम हो गया। बताओ कर पाओगे? हाँ सर कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं इस वाले चैप्टर में है हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। ये सारी बातें आप लोग क्लास 10th में जानते हो। तो बताओ इलेक्ट्रिक एनर्जी किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जब इसको डिफाइन करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट मेरे प्यारे बच्चों वर्क करती है किसी भी सर्किट में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इन एन सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल सी बात है, एक लाइन में कहो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये जो फिगर है इस फिगर को थोड़ा समझना आपको जरूरी है, तभी चीजों को थोड़ा फील कर पाओगे। देख मेरे प्यारे बच्चों एक पाइप है और यहाँ पे एक बाल्टी है ना? बात है समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? देखो एक पाइप है जिसमें पानी बह रहा है और मेरे प्यारे बच्चों एक बाल्टी जिसमें वो पानी आकर के गिरता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो कुछ टुल्लू पंप वगैरह लगा होगा जो उसको प्रेशर दे रहा होगा, मोटर आपका। ठीक है, तो पानी को फ्लो करवाने के लिए, करंट को फ्लो, जैसे मतलब जो पानी है वहां पे मैंने लिखा करंट, पानी को समझो क्या? करंट। ठीक है, तो जो टुल्लू पंप इसको धक्का दे रहा है पानी को पाइप में कि आगे जा आगे जा आगे जा, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? वोल्टेज होता है। ठीक है, और जो फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है तो पानी क्या है? करंट है। ठीक है बच्चे, और जो पाइप में कुछ रुकावट उत्पन्न होगी उस करंट को या पानी के फ्लो को, वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? उस वायर का, अगर इसको मैं वायर बोल दूं पाइप को, ठीक है, वैसे समझ तो रहे हैं हम लोग पाइप से, लेकिन अगर इसको मैं वायर बोल दूं तो करंट के फ्लो को जो बच्चे रोकने की कोशिश करेगा
उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब बचे दो बंदे, एक है एनर्जी और एक है मेरे प्यारे बच्चों पावर। एक है एनर्जी, एक है हमारे पास पावर, ठीक है। तो पानी आके बाल्टी में गिर रहा है, बात समझ में आई। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों एक आपसे पूछूं कि कितनी देर में ये बाल्टी भर जाएगा, ठीक है, कितनी देर में बाल्टी भर जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, टाइम का रेट हो जाएगा, और उसको हम कहेंगे पावर, ठीक है। एनर्जी का रेट, द रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मेरे प्यारे बच्चों पावर। बात समझ में आई। तो इस फिगर से इन सारी बातों को आपको समझना था, है ना। क्या करना था बच्चों, समझना था। चलिए, तो हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को सीख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को सीखने के लिए हमारे पास एक सर्किट होता है। सर्किट मेरे प्यारे बच्चों, उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जुड़े होते हैं, जिसमें बैटरी होती है, रेजिस्टेंस होता है, वायर होता है, कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। जैसे मान लो ये बल्ब है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये हमारे पास वायर है, यहाँ पे हमारे पास बैटरी है, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा फिगर है। तो सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज आर, and when a potential difference B is applied across its in, current I flow in the circuit, ठीक है, करंट I फ्लो होता है। हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं करंट का, ठीक है। तो हमको पता है कि इफ Q चार्ज फ्लो इन द सर्किट इन टाइम t, अगर टाइम t में Q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी होता है W इक्वल्स टू Q इंटू V। याद करो वो कैपेसिटर वाले दिन वर्ड याद करो वो कैपेसिटर वाले दिन की बैटरी कितना काम करता था, W इक्वल्स टू Q इंटू V। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम Q को IT लिख दें तो ये हो जाएगा IT इंटू V। तो यही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा जाएगा VIT हो जाएगा, वर्क डन बाई बैटरी, ठीक है। तो W इक्वल्स टू VIT। अब इसी फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से हम लोग बच्चे चेंज कर सकते हैं। V को IR लिख दोगे तो ये जाएगा I स्क्वायर RT, आई को बच्चे V बाई आर लिख दोगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई टी। ये सब कुछ वर्क डन का फॉर्मूला है। इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या आप कह लो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसको हम H से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो Q इंटू V है, वो I स्क्वायर आर टी है, वो VIT है, वो V स्क्वायर बाई आर इंटू टी है। और जब एनर्जी है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल में। और बच्चे कभी कभी हम कैलोरी में भी इसको यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास कैलोरी में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अगली बात है, छोटा सा हमारे पास डिफिनेशन है क्या बच्चों, इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर का। तो हमने कहा कि एनर्जी के रेट को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पावर, ठीक है। द रेट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द सर्किट, ठीक है। एनर्जी के रेट को हम क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, पावर का, यानी कि पावर को अगर डिफाइन करना है तो P इक्वल्स टू हो जाएगा E बाई टी, या इसको आप W बाई टी कह लो, जो मन ले वो कह लो। बात समझ में आ रही है। चलो, तो इफ W जूल एनर्जी इज डिसिपेटेड in the circuit in time t second, then the electrical power of the energy in the circuit is P equal W by T। तो इस फॉर्मूला से बच्चे जूल बाई सेकेंड इसका यूनिट हो जाता है, या आपको याद होगा कि वाट इसका यूनिट है, ठीक है। ये सारी चीजें जो छोटी मोटी क्वांटिटी हमको दिख रही है, सारी बातें आपने क्लास 10th में करी हुई हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, उसके यूनिट के बारे में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है वाट। अब इसके फॉर्मूले को हम अलग अलग फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको हम E या W भी लिख सकते हो आप, या H लिख सकते हो, जो मतलब वो लिख लो, वो है VIT, वो है I स्क्वायर RT, वो है V स्क्वायर बाई R इंटू टी, ठीक है। तो इन सभी फॉर्मूले में मेरे प्यारे बच्चों जो T है उससे जब डिवाइड कर दोगे तो वो हमारे पास पावर हो जाएगा। तो P इक्वल्स टू VI स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R, जो कि वाट में होता है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब बच्चे जब हमने इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन किया तो उसके यूनिट यानी कि 1 वाट को हमको डिफाइन करना है। तो P इक्वल्स टू एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बाई टाइम होता है,
P इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाई टाइम। तो P को अगर 1 वाट कहना है तो इसको पहले 1 जूल कहना पड़ेगा, इसको 1 सेकेंड कहना पड़ेगा। बात समझ में आई? और इसी को अपने लैंग्वेज में आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे? If the potential difference of 1 volt is applied between the ends of resistance in an electric circuit, the current flowing in it is 1 ampere, then the electric power of that circuit is 1 watt। अब ये कैसे डिफाइन किया गया है? इससे P इज इक्वल्स टू VI से। ठीक है, हमने कहा ना किसी फॉर्मूले से आप लोग डिफाइन कर सकते हो। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 सेकेंड में 1 जूल की एनर्जी डिसिपेट हो रही है तो उसका सर्किट का जो पावर होगा वो 1 वाट होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? अरे बोलोगे? और यार P इज इक्वल्स टू VI से आप लोग, हमने V को 1 वोल्ट और I को 1 एम्पियर कह दिया तो P इज इक्वल्स टू 1 वाट हो जाएगा। अब मेरे पास जो छोटी मोटी बातें और जो हमने छोटी क्लासों में सीखी थी वो क्या था? किलोवाट आवर्स। ठीक है, तो केवल किलोवाट लिखा रहेगा, वो तो बच्चे वाट का ही बड़ा यूनिट है। तो किलो का मतलब 10 टू द पावर 3 होता है। किलोवाट आवर्स मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी का यूनिट होता है। किसका? एनर्जी का ही यूनिट है ये। ठीक है, ये बच्चों पावर का यूनिट नहीं होता है। किसका होता है बच्चों? एनर्जी का। तो किलोवाट आवर्स क्या होता है पढ़िए एक बार। 1 किलोवाट आवर या जिसको हम 1 यूनिट कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों याद करो, याद क्या करो, आप अपने घर में मीटर लगा होगा। ठीक है, जब आपके घर में बिजली आती है तो वहां मीटर लगा होता है सबके घर में। तो आप जाकर के उसकी रीडिंग पढ़ो। ठीक है, कभी कभी आता है कुछ नंबर आएगा, उसके नीचे KWH लिखा होगा। क्या लिखा होगा? KWH। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं किलोवाट आवर्स। ठीक है, और उसी को आप वीडियो बना के ले जाते हो तो जहां भी आपके पास वो रहते हैं, जहां पे आप बिजली जमा करते हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से कि 1 यूनिट का अगर 5 रुपया 6 रुपया ऐसा चार्ज है तो उसी के मल्टीप्लाई में आपसे मेरे प्यारे बच्चों पैसे लिया जाता है कि आपके घर में इतनी बिजली का खर्च हुआ है, आपने इतनी बिजली यूज की है। ठीक है, तो उसी यूनिट की बातचीत यहाँ पे चल रही है। इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज डिसिपेटेड इन सर्किट इन 1 आवर when there is 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। ठीक है, तो इसको हम 1 किलोवाट कहते हैं। 1 किलो वाट का मतलब होता है एक गुणे, जैसे मान लो किलोवाट ऐसे लिखा जाएगा 1 किलोवाट, तो इसका मतलब है 10 के पावर 3 वाट। ठीक है बच्चा, यहाँ पे सारी बातें बताई गई हैं कि अगर हम 1 किलोवाट जो कि एनर्जी का यूनिट है उसको मैं चेंज करना चाहूं जूल में तो बच्चे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, घंटे को सेकेंड में चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो हमारे पास 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 किलोवाट आवर्स। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के। KWH भी लिखते हैं, है ना? आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, हाँ ये वाला। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर्स इंटू 1000। ठीक है, आपसे क्लास 10th में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि मान लो 10 बल्ब है, एक पंखा है, 2 कोई और हमारे पास डिवाइसेस है, उसको इतने टाइम तक यूज किया जा रहा है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ यूनिट आपने बिजली का खर्च किया, और अगर मान लो 1 यूनिट का दाम 5 रुपया है तो आपको कितना बिजली जमा करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था तब। तो वही फॉर्मूला हमारे पास अभी भी है। ठीक है, तो इन सभी फॉर्मूले को आप याद रखेंगे बस जस्ट। ठीक है बच्चों, हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसे बना लेते हैं। हमारे पास फाइनल फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल्स टू वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर्स डिवाइड बाई 1000। हम वोल्ट और एम्पियर को वाट भी कह सकते हैं, तो वाट इंटू आवर्स बाई 1000। वैसे क्लास 12th में आपके सिलेबस में कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सब चीजें। ठीक है, कि पावर को हम VI बाई किलोवाट को, यहाँ किलोवाट लिखेंगे तो 1000 से हमने इसीलिए डिवाइड कर दिया है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और उसको हम यूनिट बना देंगे।
तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने कुछ नई नई छोटी छोटी क्वांटिटीज को देखा। कुछ तो नया नहीं था, है ना, कुछ तो हमने नया नहीं देखा, बस वो टेम्परेचर डिपेंडेंस वगैरह चीजें आपने क्लास 10th में नहीं सीखा था। बाकी इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब चीजों आप लोग पहले से पता है, ठीक है। और ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास इतना ही रखते हैं। इसमें आगे की चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो भी चीजें हमने डिस्कस की वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज आप लोग हमारे प्यारे से फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके या टाइप करके आप हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जुड़ करके उस क्वेश्चन का डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस सुविधा का लाभ आप जरूर उठाइए। मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज मत भूलिए। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए एंड स्वस्थ रहिए।